इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। गृह मंत्री ने वंदे मातरम संग्रहालय बनाने की घोषणा की। किसानों के लिए राहत और नई नीतियों का दिया भरोसा। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ। एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद, जल्द राज्यपाल को दे सकते हैं इस्तीफा। जयपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला। भारतीय जनता पार्टी पर संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप। चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए कई सवाल। हुबली में लव जिहाद आरोपों पर बड़ी सियासत। विधायक महेश टेंगनाकाई ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान करते हुए राज्य की संस्कृति, सुरक्षा और विकास को लेकर पार्टी की प्राथमिकताओं साझा की। कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर अमित शाह ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना की गई है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र उन किसानों को राहत देगा जो विभिन्न आकांक्षाओं से घिरे हुए हैं और उन्हें एक नया मार्ग दिखाएगा। काम करेंगे। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूंगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद 2026
बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण। खबर राजधानी दिल्ली से है। बता दें, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, लालन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और अब वे जल्द ही राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
निर्वहन करता हूं। राजस्थान के जयपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर हारने लगती है तो वह संस्थाओं के पीछे छिपकर वार करती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है, जिसे अब पर्दाफाश हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। कहा कि जहां भाजपा है वहां पीड़ा है और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। कि अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता है। हुबली में लव जिहाद के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें, विधायक महेश रेंगनाकाई ने मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई और जांच पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक का कहना है कि आरोपी समीर को हिरासत में लेकर जेल भेजना चाहिए था, लेकिन फिलहाल उसे अस्पताल KIMS में रखा गया है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि आरोपी को मेडिकल कारणों के आधार पर अस्पताल में रखा गया है और आगे उसे जमानत पर छोड़ने की संभावना भी सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कुछ मामलों में जांच एजेंसी को शामिल करने की भी बात कही गई है। ಇವತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಅದರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ಗಳು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5-6 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆದಾಗ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೆದರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರ ಇವತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತೇನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ KMCಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣ KMCಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಕ್ಷಣ KMCಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸುವಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಲವನ್ನ ಭೇದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ NIಗೆ ಅಥವಾ CBIಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರತರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರ ಅವರ ಸೋದರಿಯರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಸೋದರಿಯರು ಅದಾರ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕ, ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ವಾ, ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡಾಕತ್ತೀರಿ?
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಲಾರ್ದನೆ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को जन सेहत सेतु शिविर का भव्य आगाज हुआ, जहां एक साथ 100 हेल्थ कैंप लगाए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। उन्होंने इस पहल को डॉक्टरों की सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया। मंडाविया ने कहा कि यह शिविर डॉक्टरों के लिए एक तरह का मेडिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी MRS है, जिसके तहत हर महीने 9 तारीख को आम लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। आज महाराष्ट्र में पुणे में जन सेहत सेतु शिविर का प्रारंभ हुआ। ये शिविर हमारे डॉक्टर का एक प्रकार से MRS है। जैसे सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे मेरे पुणे के डॉक्टर की टीम ने तय करा है कि हम मेडिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर महीने 9 तारीख को अपने ही हॉस्पिटल में सर्वजन लोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे, उसका हेल्थ चेकअप करेंगे। और आज पुणे में एक साथ में 100 ऐसे हेल्थ कैंप लगा के जन सेहत शिविर का प्रारंभ करा है। मैं पुणे के डॉक्टर की टीम को अभिनंदन देता हूँ। पुणे से निकलने वाला संदेश हमारे देश के सभी डॉक्टर को प्रेरणा देगा। और सार्वजनिक तौर पर तो स्वास्थ्य शिविर लगती है, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में डॉक्टर देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपने ज्ञान का सेवा के लिए उपयोग करें, सार्वजनिक सेवा के हेतु उपयोग करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हेतु उपयोग करें और उनके लिए सेल्फ कंट्रीब्यूशन करें। यानी कि महीने में 9 तारीख को एक दिन के लिए अपने हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर लगा के मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधाएं उपलब्ध कराए। उससे जिस जन तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच रही है, ऐसे लोगों को भी इस स्वास्थ्य शिविर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ मिलेगा। उसके लिए कई संगठन उसके साथ में आए हैं, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं और पुणे के डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में OBC महासभा ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, संगठन ने 13% होल्ड पदों को जल्द अनहोल्ड करने सहित कई अहम मांगे रखी और मांगे पूरी न होने पर विरोध की चेतावनी भी दी। दरअसल OBC महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह लोधी ने कहा कि संगठन पिछले 10 वर्षों से जातिगत जनगणना में OBC कॉलम जोड़ने सहित 13% होल्ड हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 से चयनित अभ्यर्थी अब तक पदों के अनहोल्ड होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ज्ञापन से मांग की गई कि 33% महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिले। साथ ही 2027 की जातिगत जनगणना में OBC और सामान्य वर्ग का अलग कॉलम जोड़ा जाए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ
सकर्णिका। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।